जय हिंद। हम चर्चा कर रहे थे पादपों के भाग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में, जिसमें हमने पिछले वीडियो में जड़ और तना के बारे में विस्तार से समझाया है। और आज का टॉपिक है लीफ, जिसको हिंदी में कहते हैं पत्ती। तो आज का टॉपिक है पत्ती। पत्ती के बारे में पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्ती के भाग कौन कौन से होते हैं, पत्ती कितने प्रकार के होते हैं, पत्ती का कार्य क्या है, पत्ती कितने रूपों में रूपांतरित होता है। तो इन सभी बिंदुओं के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बगल में आ रहे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिससे होगा क्या, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा सबसे पहले। तो उम्मीद है कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और पत्ती को समझते हैं। तो देखिए, जो पत्ती है, तो जो पौधा है उसका सबसे ऊपरी भाग होता है पत्ती। जैसे हम अपने शरीर को बचाने के लिए क्या किए हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, तो उसी प्रकार से पेड़ पौधों का कपड़ा माना जाता है, वस्त्र माना जाता है पत्ती को। पेड़ का बाहरी आवरण होता है पत्ती। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं पत्ती बनता कैसे है, इसकी उत्पत्ति कहां से होता है। तो देखिए, सबसे नीचे वाला भाग पेड़ का क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है, रूट कहलाता है। और रूट के ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, शूट कहलाता है। और शूट के कितने भाग होते हैं, इसका स्टेम होता है, इसके अलावा लीफ होता है, ब्रांचेस होते हैं, फूड होता है, फ्रूट होता है और फ्लावर होता है। तो ये सब भाग किसके होते हैं, शूट के भाग होते हैं। तो आज हम शूट के भाग का लीफ पढ़ने वाले हैं, पत्ती पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जहां से पत्ती निकलता है, जिस भाग से पत्ती निकलता है, तो वहां एक गांठ पाया जाता है, ठीक है। और उस गांठ को कहा जाता है नोड। तो पत्ती की उत्पत्ति जहां तने में नोड होता है वहां से होता है। अब जैसे इसकी उत्पत्ति होगा तो एक डंठल निकलता है, तो उस डंठल को कहा जाता है पेशियोल। और हिंदी में पेशियोल को कहा जाता है वृंत। इसको पूर्ण रूप कहेंगे पर्णवृंत, ठीक है। अब जहां से पर्णवृंत निकलता है, पेशियोल निकलता है, वहीं एक ग्रीन कलर का छोटा सा पत्ती के आकार का संरचना निकलता है। इस संरचना को कहा जाता है अनुपर्ण। अब जो पत्ती होता है, मेन पत्ती, और उसका जो डंठल होता है, उसके बीच में एक छोटा छोटा पत्ती के आकार की संरचना निकलता है, उसको कहा जाता है अनुपर्णिका। तो ये तो हुआ अनुपर्ण। और जो पत्ती के जस्ट नीचे लगा रहता है, छोटा आकार हरे कलर का, उसको कहा जाता है अनुपर्णिका। अब देखिए, जो आगे का पत्ती वाला ग्रीन कलर का जो भाग है, उसको कहा जाता है लेमिना। क्या कहा जाता है, लेमिना। और इस लेमिना को हिंदी में कहा जाता है पर्णफलक। क्या कहा जाता है, पर्णफलक। जो ग्रीन कलर का चपटा फैला हुआ भाग है उसको कहा जाता है लेमिना, और हिंदी में कहा जाता है पर्णफलक। अब जो कोन होता है पत्ती का, जो कोन देखिए, सबसे अंतिम सिरा जो इस प्रकार का कोन बनेगा, उस कोन को कहा जाता है एपिक्स। और अब जो पत्ती है उसके बीच में एक कठोर क्या निकल रहा रहता है, लंबी पाइप जैसा लाइन निकला रहता है, ग्रीन कलर का, थोड़ा कठोर होता है बीचों बीच, तो उसको कहा जाता है मिड रिब। और इसको हिंदी में कहते हैं मध्य शिरा।
अब इस मध्य सिरा से और पतले पतले सिराएं निकले रहते हैं, इसको कहा जाता है रिब। और यह सिरा बीचों बीच गया तो मध्य सिरा जो मोटा वाला भाग है, और जो पतली पतली भाग जो पूरे पत्तियों में है उसको कहा जाता है रिब। तो यह समझ में आया होगा। अब जहां से यह पत्ती निकला उसको कहा जाता है लीफ बेस। तो प्रमुख रूप से पत्ती के जो भाग हैं वो 3 ही भाग हैं। एक है पर्णाधार जिसको लीफ बेस कहते हैं, और एक है पर्णवृंत जिसको लीफ पेशियोल कहते हैं, और तीसरा है पर्णफलक जिसको लीफ लेमिना कहते हैं। अब देखिए इन तीनों का, पर्णाधार, पर्णवृंत और पर्णफलक, इन तीनों भाग का एक टेक्निकल नाम है जो बॉटनी में आता है। क्या नाम आता है? एक नाम आता है हाइपोपोडियम, दूसरा नाम आता है मीसोपोडियम, और तीसरा नाम आता है इपीपोडियम। जो बॉटनी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि हाइपोपोडियम क्या है, मीसोपोडियम क्या है और इपीपोडियम क्या है। तो ये टेक्निकल नाम है बॉटनी के लैंग्वेज में। बाकी जो लीफ बेस है, जो पर्णाधार है, उसी को कहा जाता है हाइपोपोडियम जहां से पत्ती निकलता है। दूसरा आता है मीसोपोडियम, जो पत्ती और तने के बीच में डंठल है, जिस डंठल से पत्ती लगा होता है उसी को तो कहते हैं मीसोपोडियम, जिसको अभी आप पढ़े क्या, पेशियोल। और जो पत्ती चपटी वाली भाग है, पत्ती का मुख्य भाग, जिसको क्या कहते हैं, पर्णफलक कहते हैं, तो इसको कहते हैं लेमिना। अब इसी का टेक्निकल नाम क्या है, इपीपोडियम। तो ये आपको समझ में आया होगा। पहला क्या था, हाइपोपोडियम, इसके बाद क्या था, मीसोपोडियम, इसके बाद था इपीपोडियम। अब देखिए ये जो वृंत है, वृंत जो डंठल है पत्ती वाला, ये वाली भाग, अब किसी किसी पत्ती में क्या होता है, डंठल होता ही नहीं है। अधिकतर पत्तियों में तो डंठल होता है, लेकिन कुछ ऐसे पत्तियां होते हैं जिसमें डंठल होता ही नहीं है। तो जिस पत्ती में डंठल होता है उसको कहते हैं सावृंत, और जिस पत्ती में डंठल नहीं होता उसको कहते हैं आवृंत। तो आवृंत और सावृंत आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जो पत्ती है वो अधिकतर हरे कलर का होता है, लेकिन कुछ पत्तियां ऐसे होते हैं जो दूसरे कलर का रहते हैं, हरा नहीं रहते, सफेद रहते हैं, लाल रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि उसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है। अधिकतर पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, पर्णहरिम पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषी अंग माने जाते हैं। यदि क्लोरोफिल नहीं होता पेड़ पौधे में तो वो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, इसलिए पत्ती सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी पौधे में, किसी भी पेड़ में। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए आगे समझते हैं पत्ती के प्रकार को, टाइप ऑफ लीव्स को। तो देखिए जो पत्ती है वो 2 प्रकार के प्रमुख रूप से होते हैं। पहला है सरल पत्ती और दूसरा है संयुक्त पत्ती। जो सरल पत्ती है उसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल लीफ, और जो संयुक्त पत्ती है उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड लीफ। तो इनकी पहचान क्या होती है सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती की? तो जो सरल पत्ती है तो उसका पत्ती देखिएगा इस प्रकार से होगा। ये जो पत्ती है उसका जो कोर होगा, जो लेमिना वाला भाग होगा, वो कटा फटा नहीं होगा। ठीक है, इसका पहचान यही है सरल पत्ती का कि जो इसका कोर होगा, किनारे वाला भाग होगा जिसको लेमिना कहते हैं, वो कटा फटा नहीं होगा। लेकिन जो संयुक्त पत्ती है उसका पत्ती देखेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो किनारे वाला भाग है वो कटा फटा होगा संयुक्त पत्ती में। तो इसका अंतर समझ में आया कि जो सरल पत्ती है उसका जो किनारे का भाग है वो कटा फटा नहीं होगा, और जो संयुक्त पत्ती है, कंपाउंड लीफ है, उसका जो किनारे का भाग है वो कटा फटा होगा। अब देखिए
इसका उदाहरण देखिए सरल पत्ती का, जैसे केला हो गया, तो केले का किनारे देखिएगा, किनारे का भाग एक बराबर रहता है, कटा फटा नहीं रहता है। जैसे बिही का पत्ता देखेंगे तो उसका किनारे का भाग भी कटा फटा नहीं रहता है। आम का पत्ती देखेंगे तो उसका भी कटा फटा नहीं रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये है सरल पत्ती। धान का देखेंगे, धान का पत्ती भी कटा फटा नहीं रहता। गेहूं का पत्ती देखेंगे, जौ का पत्ती देखेंगे, तो इन किसी भी पौधे का पत्ती बीच से कटा फटा नहीं रहता है, ये बराबर रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि वो क्या हुआ, सरल पत्ती। और संयुक्त पत्ती, तो संयुक्त पत्ती देखे होंगे, नीम का देखेंगे, करेले का देखेंगे, मूली का देखेंगे, गाजर का देखेंगे, धनिया का देखेंगे, तो इनका पत्ती क्या होता है, कटा फटा होता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये क्या है, ये संयुक्त पत्ती है। और जो संयुक्त पत्ती है, कंपाउंड लीफ है, उसको दो भागों में फिर से विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग है, एक है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और एक है हस्ताकार संयुक्त पत्ती। जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती है उसको इंग्लिश में कहते हैं पिन्नाटेली कंपाउंड लीव्स, और जो हस्ताकार संयुक्त पत्ती है उसको इंग्लिश में कहते हैं पल्मेटली कंपाउंड लीव्स। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए जो पिच्छाकार संयुक्त पत्ती है वो कैसे होंगे, तो पिच्छाकार जो संयुक्त पत्ती है तो वो कुछ इस प्रकार से होंगे, एक ही सिरा विन्यास में लगा होगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से एक ही सिरा विन्यास में कई पत्ती ऐसे लगे होंगे, तो ये कहलाता है पिच्छाकार पत्ती, कुछ इस प्रकार से। तो ये ऐसे पत्ती किसमें होते हैं, आप गुलाब का पत्ती देखे होंगे, नीम का पत्ती देखे होंगे, सहीजन का पत्ती, बबूल का पत्ती। सहीजन समझते हैं, सहीजन जिसको आप लोग मुनगा कहते हैं, तो मुनगा को ही हिंदी में क्या कहते हैं, सहीजन। तो इन सभी का पत्ती कैसा होता है, पिच्छाकार होता है। अब देखिए जो हस्ताकार संयुक्त पत्ती है तो ये कैसे होगा, जैसे हमारा हाथ है, नाम से स्पष्ट है हस्ताकार, हाथ के आकार का पत्ती। तो ऐसी पत्ती किसमें पाया जाता है, आप पपीता का पत्ती देखे होंगे। पपीता का पत्ती में कैसा होता है, कई सारे क्या होते हैं, मध्य सिरा होते हैं। पपीता के पत्ती में कई सारे मध्य सिरा होते हैं और उसी में इस प्रकार से पत्ती लगा होता है। तो ये क्या हो गया, हस्ताकार पत्ती हो गया, हाथ के आकार का। इसके अलावा अरंडी का पत्ती देखे होंगे तो इसी प्रकार से होता है, और कई बहुत सारे हैं हस्ताकार संयुक्त पत्ती के उदाहरण, बहुत सारे पेड़ पौधे। तो ये प्रकार समझ में आया होगा, सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। अब देखिए जो पत्ती होते हैं वो पेड़ पौधों में अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के पत्तियों की व्याख्या करने को विन्यास कहा जाता है। तो अब हम पत्ती का विन्यास देखेंगे कि पत्ती का कितने प्रकार में विन्यासित किया जाता है पत्ती को। तो देखिए एक तो सिरा के आधार पर, तो इसको कहते हैं सिरा विन्यास, और दूसरा है पत्ती के आधार पर, इसको कहते हैं पर्ण विन्यास। तो विन्यास कितने प्रकार के पत्ती में, एक है सिरा विन्यास और दूसरा है पर्ण विन्यास। सिरा विन्यास को इंग्लिश में कहते हैं वेनेशन और पर्ण विन्यास को इंग्लिश में कहते हैं फाइलोलेक्सी। तो देखिए जो सिरा है, जो रिब था, सिरा किसको कहेंगे, जो पत्ती का बीच का भाग है, जो बीच का भाग है उसको कहते हैं सिरा। तो सिरा के आधार पर पत्ती को दो भागों में बांटा गया है, एक है समांतर सिरा विन्यास और दूसरा है जालिकावत सिरा विन्यास। तो समांतर सिरा विन्यास किसे कहेंगे, ऐसी पत्ती जिसके सिरा एक समान हो। जैसे ये देखिए, मान लो ये पत्ती है, एक पत्ती, और इसका जो सिरा होगा वो सीधे सीधे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे सिराएं होंगे, सीधा सीधा सिरा होगा। तो इसको क्या कहेंगे,
समांतर सिरा विन्यास, एक समान सिरा विन्यास। अब कुछ पत्तियों में ये सिरा विन्यास ऐसे सीधे सीधे होते हैं, ये ऐसे सीधे सीधे, जैसे धान वगैरह में देखे होंगे, धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का में तो इस प्रकार से सिरा विन्यास होता है, लंबा लंबा। ठीक है, तो ये भी क्या है, समांतर सिरा विन्यास, एक बराबर। और ये इस प्रकार का सिरा विन्यास केला के पत्ती में पाया जाता है, तो इसको कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो ये जो पत्तियां हैं वो एक बीज पत्री वाले बीजों से जो पौधे उत्पन्न होते हैं, तो उनमें ऐसे समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। उदाहरण के लिए केला में, धान में, जौ में, गेहूं में, बाजरा में, मक्के में, गन्ना में, तो इन सभी में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। तो यह समझ में आया होगा। अब देखते हैं दूसरा प्रकार का जालिकावत सिरा विन्यास। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये कैसा होता है जालिकावत, तो देखिए जो जालिकावत है, तो ये मान लो ये पत्ती हुआ, ये पत्ती, और इस पत्ती में ये जो मेन सिरा है, मध्य सिरा, वो तो है ही है। अब इससे कुछ इस प्रकार से निकल रहे हैं सिराएं, इस प्रकार से, और ये इन सिराओं से फिर सिराएं निकल रहे हैं इस प्रकार से, और ये सिरा पूरा निकलकर क्या बना दे रहे हैं, एक जाल का निर्माण कर दे रहे हैं। तो इसी को कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। जालिकावत सिरा विन्यास आम के पत्ती में, अमरूद की पत्ती में, नीम के पत्ती में, बेल के पत्ती में, जितने भी पत्तियां आप देखेंगे इस प्रकार से, उसमें क्या होगा, जालिकावत सिरा विन्यास होगा। और जो जालिकावत सिरा विन्यास है वो द्विबीजपत्री वाले पौधों में पाया जाता है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री समझ में आ रहा होगा। देखिए जो एक बीजपत्री है तो उसके बीज को यदि आप छीलेंगे तो उससे एक ही बीज निकलेगा, तो उसको कहते हैं एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री ऐसे बीज जिसको आप छीलेंगे तो अंदर से दो भाग निकलेगा, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया। तो इसका छिलका आप हटाएंगे तो इससे क्या अंदर से दो भाग निकलते हैं बीज का, जैसे मूंगफली हो गया, सेम हो गया। तो इन सब में क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री जैसे धान हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, तो इनमें सब में एक बीजपत्री बीज पाया जाता है। तो समांतर जो सिरा विन्यास है एक बीजपत्री वाले पौधों में, और जो जालिकावत सिरा विन्यास है वो द्विबीजपत्री वाले पौधों में पाया जाता है। अब एक होता है पर्ण विन्यास, जो पत्ती के आधार पर व्याख्या किया गया है पत्ती का। तो देखिए ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एकांतर पर्ण विन्यास, दूसरा है सम्मुख पर्ण विन्यास, और तीसरा है चक्करदार पर्ण विन्यास। तो एकांतर पर्ण विन्यास किसको कहेंगे, तो देखिए एकांतर पर्ण विन्यास, मान लो ये स्टेम है और स्टेम से ये पत्ती निकल रहे हैं, ये एक ही पत्ती निकल रहा है एक जगह से, इसमें इस प्रकार से एक ही पत्ती, एक जगह से एक ही पत्ती निकल रहा है स्टेम से, तो इसको कहते हैं एकांतर पर्ण विन्यास। जैसे गेहूं में देखेंगे, धान में देखेंगे, तो उसका जो स्टेम होता है तो एक पत्ती पहले निकलेगा, फिर आगे जाके फिर दूसरा निकलेगा, फिर आगे जाके तीसरा निकलेगा। तो ये क्या होगा, एकांतर। जैसे गुड़हल देखेंगे, गुलाब देखेंगे, तो इनमें सब में क्या होता है, एकांतर पर्ण विन्यास होता है। अब दूसरा है सम्मुख पर्ण विन्यास। तो जो सम्मुख पर्ण विन्यास है, तो सम्मुख पर्ण विन्यास में क्या होता है, सम्मुख मतलब आमने सामने से। तो देखिए मान लो ये क्या है, ये स्टेम है, तना है,
तो इधर भी ऐसे पत्ती निकलेगा ऐसे, और इधर भी पत्ती ऐसे निकलेगा। किसमें? सम्मुख पर्ण विन्यास में। दोनों साइड बराबर बराबर पत्ती निकलेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो ये क्या कहलाएगा? सम्मुख पर्ण विन्यास, आमने सामने पत्ती निकल रहा है। जैसे बिही का पत्ती देखे होंगे, एक पत्ती इधर भी निकला और एक पत्ती इधर से भी निकला। अकवन का पत्ती देखे होंगे, एक पत्ती इधर से भी एक पत्ती इधर से भी। तुलसी का पत्ती देखे होंगे, उसमें भी इसी प्रकार का पत्ती निकलता है, सम्मुख पर्ण विन्यास। अब देखिए जो तीसरा है वह है चक्करदार पर्ण विन्यास। चक्करदार पर्ण विन्यास का कहने का मतलब ये स्टेम है तो यहां से भी पत्ती निकलेगा, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, और पत्ती निकलकर क्या बना देगा? एक गोला बना देगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं चक्करदार पर्ण विन्यास। ये आप कनेर में देखे होंगे, कनेर का पेड़ का जो पत्ती निकलता है वो चक्करदार पर्ण विन्यास होता है कनेर में। अब देखिए अगला बिंदु है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्ती का रूपांतरण। अब देखते हैं कि पत्ती कितने भागों में रूपांतरित होता है, कैसे कैसे आकार बन जाते हैं पत्ती के स्पेशल रूप से। तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, पत्तियों का रूपांतरण। तो देखिए जैसा वातावरण होता है उसी वातावरण के अनुसार मनुष्य भी रूपांतरित हो जाता है, कहीं गोरा, कहीं काला, कहीं छोटा, कहीं बहुत बड़ा। तो उसी प्रकार से पत्ती भी रूपांतरित हो जाता है वातावरण के हिसाब से। तो देखिए जो पहला है वो है पर्णशूल, और दूसरा है पर्णप्रतान, और तीसरा है पर्ण अंकुश, चौथा है पर्ण आशय, और पांचवा है पर्ण कलश। जो पर्णशूल है इसको इंग्लिश में कहते हैं लीफ पिंस, और लीफ पिंस ऐसे पत्ती। अब यहां देखिए जो मान लो कि ये क्या है? स्टेम है, ये स्टेम है, आपका तना है। अब इस तने में पत्ती नहीं होगा, पर्णशूल में क्या होगा? इस तने में पत्ती नहीं होगा, क्या होगा? कांटे होंगे ऐसे, इस तने में पूरे कांटे होंगे। तो ये जो पर्णशूल आप नागफनी में देखेंगे, कैक्टस में देखेंगे। अगला है पर्णप्रतान। तो पर्णप्रतान किसे कहते हैं? देखिए ये क्या है? ये मान लो ये है स्टेम, और इस स्टेम से ऐसे स्प्रिंग जैसे संरचना निकलते हैं। ठीक है, यहीं से एक पत्ती रहेगा और इस पत्ती के जस्ट ऊपर से स्प्रिंग जैसे संरचना निकलेंगे, इसको कहते हैं पर्णप्रतान। तो ये मटर के पौधा में देखेंगे, इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इस पौधे को ऊपर उठने में सहारा देता है ये पर्णप्रतान। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीफ टेंड्रियल। तो ये मटर के पौधे में होता है। अगला है पर्ण अंकुश। तो पर्ण अंकुश को कहते हैं इंग्लिश में लीफ हुक्स। तो लीफ हुक्स जैसे ये क्या है? ये तना है। अब इससे जो पत्ती निकलेंगे वो हुक के जैसे आकार बना लेंगे, इस प्रकार से हुक के जैसे आकार बना लेंगे। इसको भी ऊपर उठने में मदद करता है किसी पौधे को ये हुक। तो ऐसे रूपांतरण किसमें देखने को मिलता है? बिगोनिया के पौधे में देखने को मिलता है। बिगोनिया और जो ब्रायोफिलम होता है, ब्रायोफिलम जिसको आप भस्म पत्ती के नाम से जानते हैं, तो उसमें लीफ हुक होता है, पर्ण अंकुश होता है। अगला देखिए, अगला है पर्ण आशय। पर्ण आशय को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं लीफ ब्लाडर। तो जो लीफ ब्लाडर है तो ये जली पौधों में पाया जाता है। किसमें? जली पौधों में। कैसे? इसका जो पत्ती है वो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएगा और ये जो पत्ती है वो थैली नुमा संरचना बना लेगा। अब जैसे ही उस थैली नुमा संरचना में सूक्ष्म जीव जाएंगे, कीड़े मकोड़े जाएंगे, तो ये क्या होता है? ये उसको पकड़ लेता है और अवशोषित कर लेता है अंदर ही। तो ये होता है पर्ण आशय लीफ ब्लाडर। ये यूट्रिकोलेरिया नामक पौधे में पाया जाता है जो कि जली पौधा है।
अगला है पर्ण कलश। तो ये पर्ण कलश पत्ती कलश जैसे आकार का रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है कलश जैसे, एक घड़े के जैसा, और उसके ऊपर एक पत्ती का ढक्कन भी बन जाता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है उस आकार में अंदर घुसता है, जैसे घुसता है वो पत्ती का ढक्कन बंद हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है? घटपर्णी। इसको आप पादप कलश के नाम से पढ़े होंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीफ पीटर। तो ये समझ में आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ को। तो पहला है पर्णशूल, जिसका उदाहरण है नागफनी। पर्णप्रतान, जिसका उदाहरण है मटर। इसके अलावा आप अंगूर देखेंगे, सेम देखेंगे, बरबट्टी देखेंगे, करेला देखेंगे, इन सब में पाया जाता है पर्णप्रतान। अब देखिए पर्ण अंकुश, इसका उदाहरण है बिगोनिया और ब्रायोफिलम। और अगला है पर्ण आशय, इसका उदाहरण है यूट्रिकोलेरिया। और अगला है पर्ण कलश, जिसका उदाहरण है घटपर्णी, जिसको आप पादप कलश के नाम से पढ़ते हैं। चलिए अब अगला बिंदु देखते हैं, फंक्शन ऑफ लीव्स, पत्तियों के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पहला जो पत्ती का कार्य है वह है फोटोसिंथेसिस का। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण ऐसी क्रिया है पेड़ पौधों में कि जिसके द्वारा पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। इसमें पर्णहरिम हरित लवक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है और पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। यदि पत्ती नहीं होता पेड़ पौधों में तो पेड़ पौधे जीवित नहीं रहते, क्योंकि मुख्य जो काम है भोजन का वो तो पत्ती ही बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। अगला काम है रिस्पिरेशन। अब इससे श्वसन का भी काम होता है पत्तियों से। अब अगला काम है ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। जड़ से पेड़ पौधे पानी को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। अब जो पत्ती है उसमें अधिक पानी हो जाता है, तो जो पत्ती होता है तो उसमें छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। देखिए ये जो छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं ऐसे पत्तियों में, और इस छोटे छोटे छेद को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा हम अलग से वीडियो में बताएंगे पूरा विस्तार से स्टोमेटा को। और इसमें जो उभार ऐसे धब्बे पाए जाएंगे धब्बे पत्ती में, तो इसी को कहते हैं क्लोरोफिल पर्णहरिम। तो क्लोरोफिल और पर्णहरिम का हम स्टोमेटा का अलग से वीडियो बनाएंगे पूरा विस्तार से। तो जो स्टोमेटा है उससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो एक्स्ट्रा वाटर हो गया है, अधिक पानी हो गया है, वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये तो हो गए प्रमुख कार्य पत्तियों के। अब कुछ कार्य स्पेशल होते हैं पत्तियों में। तो देखिए पहला है स्टोर ऑफ वाटर एंड फूड। जो पानी है और जो भोजन है उसको स्टोर करके रखता है पत्ती। जैसे कुछ पत्ती क्या हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। जैसे नागफनी में देखेंगे, बिगोनिया में देखेंगे, यूट्रिकुलेरिया में देखेंगे, तो इनकी पत्ती क्या हो जाता है? मांसल हो जाता है, मोटा हो जाता है। किसके कारण? वो भोजन को स्टोर करके रखता है। दूसरा वाटर को स्टोर करके रखता है। जैसे प्याज देखेंगे, लहसुन देखेंगे, इनके पत्तियों को देखेंगे, केला का पत्ती देखेंगे, तो ये जल को स्टोर करके रखता है। तो ये हो गया। अब अगला है कार्य क्लाइंबिंग का। इसको हिंदी में कहते हैं आरोहण। तो अभी आपने पढ़ा क्या? पर्णप्रतान। तो जो ये पर्णप्रतान होता है तो उसके सहारे क्या होता है? आरोहित होता है किसी दीवार में, किसी लकड़ी में। ये जो दुर्बल तने होते हैं वो चढ़ पाते हैं। तो ये पत्ती का ही रूप होता है पर्णप्रतान। अब देखिए अगला काम है प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का भी काम करता है।
जैसे जो पत्ती होता है वो कांटों में रूपांतरित हो जाता है, और कांटों में रूपांतरित हो जाता है तो जो जानवर हैं, जो पशु हैं, तो उनसे पौधे की सुरक्षा करता है जो पत्ती होता है। अब अगला काम है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसको कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जैसे कोई पत्ती है तो पत्ती को यदि तोड़कर और फेंक दोगे नमी वाले स्थान पे तो इसी पत्ती से क्या बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कायिक प्रवर्धन। ऐसे छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, पौधे बन जाएंगे पत्ती से ही। तो ऐसा किसमें होता है, तो ऐसा प्रोसेस होता है बिगोनिया में और ब्रायोफिलम में। ब्रायोफिलम और बिगोनिया का पत्ती तोड़ देंगे पेड़ से और फेंक देंगे नमी वाले स्थान पे तो उसके पत्ती से पौधे बन जाते हैं। तो पत्तियों से कायिक प्रवर्धन भी होता है। तो ये आपको समझ में आया होगा फंक्शन ऑफ लीव्स। तो पत्तियों का पूरा विस्तार से हमने आपको समझाया पत्ती को, तो आप पत्ती को समझे होंगे। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।